बेसिकली टू व्हीलर्स के लिए तो ऑटो लैंप्स तो बनाता ही है, बट पैसेंजर कार्स के लिए जो ऑटोमेटिक गाड़ियां होता है उसका गियर का इक्विपमेंट भी वो बनाते हैं, तो इसमें भी इनका काफी बड़ा मार्केट शेयर है। देखिए, और ये जो एक्विजिशन इन्होंने प्लान किया है, मेरे ख्याल से आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है एनालिस्ट के साथ, जहां पे वो इनकी रीजनिंग और लॉजिक और जस्टिफिकेशन मेंशन करेंगे कि वो एक्विजिशन के लिए क्यों जा रहे हैं। बट मेरे ख्याल से डेफिनेटली वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि नियर टर्म में लुमैक्स ऑटोटेक का कोई बड़ा एक्सपोर्ट एक्सपोजर नहीं था। इस एक्विजिशन के बाद इनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन अप होगी, नॉट ओनली ग्लोबल मार्केट्स में, और काफी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो इंडियन मार्केट्स में भी वो लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, डेफिनेटली इन नियर टर्म स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि किस प्रकार से फंडिंग होगी ये 600 करोड़ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा। कहां से पैसा आएगा, कितना फंडिंग डेट से आएगा, कितना फंडिंग कैश से होगा, ये सारी बातें मेरे ख्याल से आज फाइनल होने के बाद ही एक प्रॉपरली असेसमेंट एनालिस्ट ले सकेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक इसको होल्ड करना चाहिए, बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए एक्विजिशन वैल्यू एक्रेटिव होना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मानसी, देखिए, एक वाइल्ड लाइफ और सफारी का जो हॉलीडे टूर होता है वो बहुत ही मेरे ख्याल से लोगों को पसंद है, और मेरे ख्याल से ये सारी बातें इस बात को दर्शाती है कि मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है। जैसे अजय ने कहा कि इंडिया चीता की स्पीड से भाग रहा है, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मुझे लग रहा है बहुत ही सिग्निफिकेंटली अच्छे दिन आने वाले दिनों में भी देखेगा। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो इको फैक्टर्स जो प्ले आउट हो रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं डेफिनेटली ओवरऑल बिजनेस पे, ओवरऑल स्पेसिफिक सेक्टर्स पे पॉजिटिवली ये इम्पैक्ट प्ले आउट होगा। तो डेफिनेटली हॉस्पिटैलिटी पे हम काफी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि होटल्स और जो भी टूरिंग वाली कंपनियां है, वहां पे ग्रोथ मोमेंटम FY 23-24 में भी काफी स्ट्रांग रहना चाहिए, और काफी ऐसे मौके अभी भी बाजार में उपलब्ध है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेशेंस और टाइम फ्रेम लंबा रखना यहाँ पे जरूरी होगा। देखिए, मुझे लग रहा है अगर 15-20 रुपए में मिलता है तो काफी अच्छी वैल्यू बन सकती है, क्योंकि एक पॉजिटिव जो इस कंपनी का है कि आयरन ओर का जो सप्लाई है वो बेसिकली एश्योर्ड है। इनके लिए रॉ मटेरियल की दिक्कतें नहीं होंगी, और मुझे लग रहा है कि देखिए, जिस प्रकार से अभी स्टील के प्राइसेस हाल ही में बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं मार्केट ऐसा उम्मीद लगा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर स्पेंड होता है तो सीमेंट के बाद स्टील विल बी द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जहां पे काफी अच्छी मात्रा में खपत होगी। और आने वाला साल तो डेफिनेटली लग तो रहा है कि एटलीस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टील कंपनीज के लिए काफी अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से 15-20 रुपए में अगर मिलता है तो काफी अच्छी वैल्यू बन सकती है। आई थिंक जैसे कंपनी के नतीजे आएंगे, कमेंट्री आएगी, कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसके बाद मेरे ख्याल से हमको ज्यादा असेसमेंट मिलेगा कि इसकी फेयर वैल्यू आगे क्या बनेगी। आई थिंक देखिए अजय, 30-40 रुपए के लिए मुझे नहीं लगता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का फेयर वैल्यू बनेगा। मेरे ख्याल से देखिए, जब ये स्टॉक लिस्ट होगा, ऑब्वियसली जब पब्लिक इशू खत्म होगा, मार्केट इसको एक अच्छा सिग्निफिकेंट प्रीमियम वैल्यूएशन देगी, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि जो रिफ्लेक्शन आएगा टाटा टेक्नोलॉजीज के होल्डिंग में टाटा मोटर्स के लिए, वो काफी सिग्निफिकेंट होगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करना ठीक रहेगा, बट यस, टू अ लार्ज एक्सटेंट मार्केट अभी इनके कोर बिजनेस को ही ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहा है। तीसरे तिमाही के नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे आ गए थे, JLR के नंबर्स में बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला था। तो मेरे ख्याल से ये जो नॉन कोर इन्वेस्टमेंट है, ये तभी प्ले आउट होगा जब टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO होता है, क्लियरली इसमें अच्छी प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट में इनको मिलती है, और उसके बाद शायद पूरा SOTP वैल्यूएशन अगर करते हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि 40-50 रुपए से कहीं ज्यादा वैल्यू टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर इनके ओवरऑल वैल्यू को देगा। बट कोर बिजनेस अगर मजबूत चलता है तो वो सबसे बड़ा रीरेटिंग फैक्टर रहेगा। तो डेफिनेटली पॉजिटिव बात है, बट वील हैव टू वेट टिल द टाइम इसका IPO होता है। मुझे लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर में जिस प्रकार से अभी कंसोलिडेशन हो गया है, और रिसेंटली जो 5 और 15 रुपया पर बैग का सीमेंट प्राइस इंक्रीज हो गया है, वो एक बात का संकेत है कि चौथी तिमाही सीमेंट कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट हमने काफ़ी सीमेंट कंपनी से बात भी की है, तो रॉ मटेरियल का जो प्रेशर तीसरे तिमाही में था, वो फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा और कम होने वाला है, तो इससे मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए और जगह बैठती है। प्लस ओवरऑल जो आने वाला साल है, दैट इज FY 24, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का जो बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उसका पहला बिल्डिंग ब्लॉक सीमेंट होता है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप शुरू करते हो तो सीमेंट की खपत पहले होती है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, छोटे सीमेंट प्लेयर जैसे कि वैमको है, हेडलबर्ग सीमेंट है, उसके बाद टिपिकली अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाए, जो मैं सुन रहा था कि आपके चैनल पे सिंघवी जी आए थे, तो श्री दिग्विजय सीमेंट भी एक बहुत अच्छा विकल्प है।
बड़े कंपनीज में अल्ट्राटेक मुझे लग रहा है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी कैपेसिटी है, ज्योग्राफिकल रीच है और सबसे बड़ी बात इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो मैं कहूँगा कि निवेशकों के लिए अच्छा मौका अभी भी मार्केट में प्रेजेंट है। हालांकि थोड़ी सी हलचल आज हो चुकी है सीमेंट स्टॉक्स में, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गिरावट आपको मिलती है तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करिए। ये बड़ी मल्टी ईयर रैली होगी और इसमें अच्छा पैसा बनेगा। इनफैक्ट दीपांशु, देखिए मुझे लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे हमने देखा कि तीसरे तिमाही में बहुत ही ज़्यादा मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है। तो अंदाजा है कि जो कॉर्पोरेट कैपेक्स प्लान्स है वो थोड़ा बहुत मॉडरेटली ही इंक्रीज होगा। हालांकि देखिए हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से इंटरेस्ट रेट साइकिल है, बैंकों के लिए तो अच्छा टाइम है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से बड़े बैंकों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अगर हम एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या आईसीआईसीआई बैंक की बात करें। जो वेल डाइवर्सिफाइड बैंक्स हैं इनके लिए दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी अगर ठीक ठाक है तो मैं समझता हूँ कि ये कमजोरी जो है इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये स्पेस थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, बट लॉन्गर टर्म में कम से कम अगले 12 महीने में बैंकिंग अभी भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है और यहाँ से अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। डेफिनेटली दीपांशु, न्यूज़ फ्लो तो पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि देखिए इवन करंट वैल्यूएशंस पे अगर हम देखें तो आज जो शेयर एनएमडीसी स्टील लिस्ट हो गया, मेरे ख्याल से काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है, क्योंकि इस कंपनी में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनको रॉ मटेरियल का कोई इशू नहीं है। रॉ मटेरियल पहले भी एनएमडीसी से आता था और मेरे ख्याल से स्टील के मार्केट में अभी जिस प्रकार से थोड़ी बहुत फर्मनेस हमने स्टील के प्राइसेस में देखी है, डोमेस्टिक डिमांड से डेफिनेटली कंपनी का काफ़ी फायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिनको शेयर मिले हैं वो होल्ड करें। मेरे ख्याल से आज तो आपको सर्किट में है, बट अगर कहीं पे भी आपको निचले लेवल पे ये स्टॉक मिलता है तो आपको खरीदना चाहिए। और जो प्रिंसिपल एनएमडीसी का स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि देखिए आयरन ओर के मार्केट में अभी भी थोड़ी टाइटनेस है, अभी भी चाइना मेटल मार्केट में इतनी बड़ी मात्रा में उतरा नहीं है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड एटलीस्ट इन द नियर टर्म लग रही है। मार्केट सेंटिमेंट से ही हो गया है, क्योंकि देखिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है और पिछले बार जब Q3 के नंबर्स आ गए थे तभी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव थी। उनका आउटलुक आने वाला क्वार्टर एज वेल एज FY24 के लिए काफ़ी स्ट्रांग था। तो मुझे लग रहा है कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं लग रहा है। आई थिंक मुनाफा वसूली लग रही है, जो मेरे ख्याल से मार्केट सेंटिमेंट से ड्रिवन है। मदरसन सुमी यानी अभी जो नया नाम कंपनी का है, इसने हिस्टोरिकली इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से अपने ग्रोथ नंबर्स बहुत अच्छे दिखाए और इनका स्ट्रैटेजी क्लियर एंड सिंपल है। ये इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से ही अपना ग्रोथ नंबर आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्विजिशन हुआ है डेफिनेटली वैल्यू एक्रेटिव है। इसका इम्पैक्ट आपको अगले 6 से 12 महीने में नंबर्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से दिक्कत यही है कि काफ़ी हद तक ये एक्विजिशंस डेट फंडेड होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें और अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रुप का कि इन्होंने कोई भी एक्विजिशन जो किया है उसको काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाया खरीदने के बाद। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निवेशकों को लंबी नज़र के से डेफिनेटली इसमें एक छोटी पोजीशन बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल का अगर नज़रिया कोई रखता है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल से भी मिल सकता है। समझता हूँ कि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इकोसिस्टम है वो इंडिया में बहुत जल्दी बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑलमोस्ट 40 से 45% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। तो इसका फायदा जरूर टाटा मोटर्स को अपने नंबर्स में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आने वाले साल में ये नंबर और भी बढ़ेगा, बट डेफिनेटली ये अच्छी शुरुआत है। मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट पाइपलाइन में अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो हो सकता है कि जनवरी और मार्च का क्वार्टर भी थोड़ा सा कमजोर हो। एक्चुअली दिसंबर क्वार्टर में भी नंबर जो आए थे वो इतने एनकरेजिंग नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि ये यूएस एफडीए का जो इंस्पेक्शन है वो तो एक रीज़न है स्टॉक को गिरने के लिए, लेकिन जो प्रोडक्ट लॉन्च है वो अगर आने वाले क्वार्टर में अगर होता नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट्स इसको नेगेटिवली देखेगा। तो नियर टर्म में तो कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक को थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे खरीदने का है कि नहीं, बट एट द करंट लेवल इसको अवॉइड करें। जिनके पास